दो सगे भाइयों की कहानी। यह कहानी दो भाइयों की है। इनमें से एक भाई नशे और शराब का आदी था, जो अक्सर अपने परिवार वालों को मारता पीटता था। इसी कारण समाज में ना कोई उसे पूछता था और ना ही कोई उसकी इज्जत करता था। साथ ही उसके परिवार वाले भी उससे हमेशा दुखी रहते थे। जबकि इसके विपरीत दूसरा भाई एक कामयाब बिजनेसमैन था और समाज में उसकी काफी इज्जत थी। उसका परिवार भी बेहद खुशी और सुखी था। लोग जानना चाहते थे कि एक ही माँ बाप की संतान होने और एक ही माहौल में पलने के बावजूद इन दोनों भाइयों के स्वभाव में इतना फर्क क्यों है। पहले भाई से लोगों ने यह बात पूछी, तुम ऐसे काम क्यों करते हो? तुम नशे क्यों करते हो और शराब क्यों पीते हो और परिवार वालों को भी पीटते हो? यह प्रेरणा तुम्हें कहां से मिली है? उसने जवाब दिया, मेरे बाप से। जब उन्होंने पूछा, तुम्हारे बाप से? यह कैसे? तो उसने जवाब दिया, मेरा बाप नशेबाज और शराबी था और नशे में परिवार वालों को पीटता था। ऐसे हालात में आप मुझसे क्या उम्मीद करते हो? मैं बिल्कुल अपने पिताजी पर गया हूं। वही लोग फिर दूसरे भाई के पास गए और उससे भी वही सवाल पूछा और कहा, आप हर काम सही कैसे कर रहे हो? आपको यह प्रेरणा कहां से मिलती है? दूसरा भाई ने जवाब दिया, मेरे पिताजी से। जब मैं छोटा था और अपने पिताजी को शराब पीकर हर गलत काम करते, मारते पीटते देखता था, तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा और मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा ही किया। मुझे नशा, शराब और हर गलत काम से नफरत होती है और यही कारण है कि मैं अपने हर सपने को आज पूरा करने में कामयाब रहा हूं। अब प्रश्न यहां यह उठता है कि दोनों भाई अपनी शक्ति और प्रेरणा एक ही जगह से पा रहे थे, लेकिन एक ने गलत रूप से अपनाया तो दूसरे ने सही रूप से। नकारात्मक प्रेरणा हमें आसान रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित करती है, जो कि आखिर में हमारे लिए मुश्किल रास्ता बन जाता है और वहीं इससे हमारी जिंदगी तबाह हो जाती है। इसीलिए अपनी जिंदगी में हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, जो अपनाने में थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन इससे भविष्य में हर लक्ष्य आसान हो जाता है। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। साथ ही साथ अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर लिया है तो दोबारा ना करें। धन्यवाद। झूठ से समस्या। एक रात 4 कॉलेज के बच्चे देर रात तक बाहर रहकर पार्टी कर रहे थे और अपना अच्छा समय बिता रहे थे। उन्होंने अगले दिन के लिए निर्धारित एग्जाम पर ध्यान नहीं दिया और तैयारी भी नहीं किया। सुबह में चारों बच्चे ने एग्जाम से बाहर निकलने की योजना बनाई। उन्होंने अपने आप को ग्रीस और गंदगी से ढक लिया और प्रिंसिपल के पास ऑफिस में चले गए। उन्होंने प्रिंसिपल से कहा कि वे पिछली रात एक शादी में गए थे और रास्ते में उनकी कार का एक टायर फट गया था और उन्हें कार को वापस परिसर में लाने के लिए धक्का देकर लाना पड़ा, जिसकी वजह से उनका यह हाल हो गया है। प्रिंसिपल ने उन्हें दुख और विचार की कहानी सुनी और उसने उन्हें 3 दिन बाद फिर से एग्जाम देने की पेशकश की। बच्चों ने उन्हें धन्यवाद दिया और उसी समय उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। एग्जाम का दिन आया तो वे प्रिंसिपल के पास गए। प्रिंसिपल ने उन सभी को एग्जाम देने के लिए अलग अलग कमरों में बैठाया। बच्चों को इस बात से कोई दिक्कत भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने 3 दिनों में कड़ी मेहनत से पढ़ाई की थी। फिर उन्होंने क्वेश्चन पेपर देखा। इसमें सिर्फ 2 ही प्रश्न थे। पहला प्रश्न, आपका नाम। यह सिर्फ 1 नंबर के लिए था। दूसरा, गाड़ी का कौन सा टायर फट गया था? इस प्रश्न के लिए 99 नंबर रखा गया था। दूसरे प्रश्न का उत्तर बच्चों ने अलग अलग दिया। उन्हें पता ही नहीं था कि कौन सा टायर लिखे, क्योंकि उन्होंने उस समय अपने प्रिंसिपल से झूठ बोला था कि टायर फट गया था। सभी ने अलग अलग टायर का नाम लिखा। अब उन्हें अपने झूठ बोलने पर पछतावा भी हो रहा था। जब रिजल्ट आया तो चारों बच्चे फेल हो गए थे।
इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि झूठ कभी ना कभी जरूर पकड़ा जाता है और फिर एक झूठ को छुपाने के लिए हमें कई झूठों का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए हमेशा सच बोलें। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। साथ ही साथ अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है पहले ही तो प्लीज दोबारा ना करें। धन्यवाद। एक साधु और बारिश की कहानी। एक गांव में एक साधु रहता था। वह जब भी नाचता था तो बारिश हो जाती थी। गांव में जब पानी की कमी होती थी तो लोग साधु के पास जाकर उसे नाचने को कहते थे। फिर वह नाचना शुरू करता था और बारिश से पानी ही पानी कर देता था। एक दिन गांव में शहर से 4 लड़के आए। उन्हें जब साधु के बारे में पता चला तो वो उसे चुनौती देने पहुंच गए। लड़कों ने गांव वालों को एकत्रित कर कहा, हम नाचेंगे तो भी बारिश होगी। यदि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। लड़के बड़े घमंडी भी थे। वे गांव वाले के सामने साधु को गलत साबित करना चाहते थे। उन्होंने ग्रामीणों और साधु के सामने नाचना शुरू किया। पहला लड़का आधे घंटे नाचा लेकिन बारिश नहीं हुई। वह थक कर बैठ गया। फिर दूसरा 1 घंटे नाचा लेकिन फिर बारिश का नामो निशान नहीं मिला। इसी तरह बाकी के 2 लड़के भी नाचकर थक हार कर बैठ गए लेकिन बारिश नहीं हुई। अब साधु के नाचने की बारी आई। वह 2 घंटे नाचा लेकिन बारिश नहीं हुई। हालांकि उसने नाचना जारी रखा। उसे नाचते हुए शाम हो गई। वह फिर भी नाचता रहा। अचानक बादल गरजने लगे। फिर बारिश भी होने लगी। यह देखकर लड़कों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने साधु से क्षमा मांगी। लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा, हम नाचे तो बारिश नहीं हुई लेकिन आपके नाचने से बारिश हो गई, ऐसा क्यों? इस पर साधु बोला, जब मैं नाचता हूं तो 2 बातों का ख्याल रखता हूं। पहला ये कि मैं ये सोचता हूं कि मेरे नाचने से बारिश जरूर होगी। दूसरा ये सोचता हूं कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। और अभी भी ऐसा ही हुआ। बारिश मेरे नाचने से नहीं हुई बल्कि मैं तब तक नाचता रहा जब तक बारिश शुरू नहीं हुई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम कोशिश करना बीच में ही छोड़ दें तो हम कभी सफलता का मुंह नहीं देख सकते। और वहीं अगर लगातार प्रयास करते रहे तो एक ना एक दिन सफलता हमें जरूर मिलेगी। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। साथ ही साथ अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है पहले ही तो प्लीज दोबारा ना करें। धन्यवाद। सैनिकों की टुकड़ी और भगवान। ठंड चरम सीमा पर थी और तापमान 0 डिग्री से भी कम था। गश्त के दौरान सैनिकों की एक टुकड़ी पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी। उनका कमांडर भी उनके साथ था। रास्ता कठिन था और अंधेरा भी हो गया था। सैनिकों को आगे बढ़ने के साथ साथ थकान महसूस होना शुरू हो गया था। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक चाय की दुकान दिखाई दी, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि वह दुकान बंद है। सभी सैनिकों ने कमांडर को निराशाजनक निगाहों से देखा। कमांडर समझ गया कि हर कोई आराम करना चाहता है। कमांडर ने आदेश दिया कि वे कुछ समय तक वहीं विश्राम करेंगे। सब के सब वहीं बैठ गए। तभी उनमें से एक ने कहा, अगर हमें इस ठंड में 1 कप चाय मिल जाए तो हमें थोड़ी राहत महसूस होगी। कमांडर समझ गया कि सैनिक चाय पीना चाहते हैं। उन्होंने कहा, लेकिन दुकान पर ताला लगा है, हम चाय कैसे पी सकते हैं? इस पर सिपाही ने कहा, सर, ताला तोड़ते हैं। आखिर हम इन लोगों को ही तो रक्षा करते हैं। कम से कम 1 कप चाय पर तो हमारा अधिकार है। आखिर ऐसा नहीं है कि हम यहाँ दुकान से चोरी करने आए हैं। हम बस 1-1 कप चाय पीना चाहते हैं। इतना कहकर सिपाहियों ने चाय की दुकान का ताला तोड़ दिया। सभी ने चाय पी, बिस्किट खाया
और गश्त जारी रखी। लेकिन कमांडर ने जाने से पहले 500 रुपए के 2 नोट दुकान की टेबल पर रख दिया। सुबह जब दुकान के मालिक ने देखा कि उसके दुकान का ताला टूटा हुआ है तो वह रोया और कहा, हे भगवान, एक तरफ मेरा बच्चा बीमार है, मेरे पास उसके इलाज के लिए भी पैसे नहीं है और अब मेरा दुकान भी लूट लिया गया। फिर वह घबराकर अंदर गया तो देखा कि वहां बिस्किट के कुछ पैकेटों को छोड़कर सारा सामान सही सलामत था। टेबल पर बैठे बैठे उसने टेबल पर 500 रुपए के 2 नोट देखे। पैसा देखकर वह खुशी से उछल पड़ा। अगले दिन जब सैनिक उसी सड़क से लौटे तो वे उसी चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए रुक गए। दुकानदार ने गाना गुनगुनाते हुए उन्हें चाय पिलाई। सिपाहियों ने सोचा कि रात में इस स्टॉल पर हमारी दावत थी और फिर भी यह दुकानदार खुश दिख रहा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह सोचकर उनमें से एक ने पूछा, चाचा, आप बहुत खुश लग रहे हैं, क्या बात है? दुकानदार ने हंसते हुए कहा, क्या बताऊं सर, कल रात भगवान मेरी दुकान पर आए थे। यह सुनकर सबकी नजर दुकानदार पर टिक गई। बड़े आश्चर्य से सिपाहियों ने पूछा, भगवान? हाँ भगवान, दुकानदार ने उत्तर दिया। फिर दुकानदार आगे कहना शुरू किया, मेरा बेटा कुछ दिनों से बीमार था और मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी कहीं से भी पैसा नहीं मिला, तो आखिर में मैंने सोचा कि क्यों ना दुकान बेच दूं और उस पैसे से ही अपने बेटे का इलाज कराऊं। अगर मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाया तो मैं इस दुकान का क्या करूंगा? मेरे लिए इस दुनिया में मेरे परिवार के अलावा और कौन है? लेकिन सुबह जब मैं दुकान पर आया तो दुकान का ताला टूटा हुआ देख चौंक गया, चिंतित हो गया और सोचा कि मेरी दुकान लूट ली गई है। अब मैं अपने बेटे का इलाज कैसे कराऊंगा? लेकिन फिर मैं अंदर गया और 500 रुपए के 2 नोट देखे। तभी मुझे एहसास हुआ कि भगवान मेरी दुकान पर आए थे, चाय पी और बिस्किट खाकर 500 रुपए के 2 नोट टेबल पर छोड़ गए। भगवान जानते थे कि मुझे अपने बेटे के इलाज के लिए सिर्फ 1000 रुपए की जरूरत है। यह सुनकर सभी सैनिक कमांडर की ओर देखने लगे और सब कुछ समझ गए। इनका भगवान हमारे कमांडर साहब ही हैं। सबने चाय खत्म की और अपने अपने रास्ते चल दिए। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है, कभी कभी हमारी तरफ से एक छोटी सी मदद भी दूसरे व्यक्ति के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। हम शायद यह महसूस ना कर पाए, लेकिन जब भी किसी की मदद की जाती है तो वह व्यक्ति हमेशा मदद के लिए आभारी रहता है। भगवान खुद सबकी मदद करने नहीं आते, बल्कि हमारे जैसे किसी लोग को जिम्मेदारी देते हैं। इसीलिए जहां भी मौका मिले मदद के लिए अपना हाथ जरूर आगे बढ़ाएं। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। साथ ही साथ अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है पहले ही तो प्लीज दोबारा ना करें। धन्यवाद। किसान और कबूतर की कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। गांव के बाहर उसका एक छोटा सा खेत था। एक बार किसान के बुआई के बाद एक कबूतर ने उसके खेत में घोंसला बना लिया। कुछ समय बाद कबूतर ने 2 अंडे दिए और जल्द ही उसका चूजा उन अंडों से बाहर निकल गया। उस खेत में कबूतर और उसके बच्चे आराम से अब रहने लगे थे। कुछ महीनों के बाद फसल काटने का समय आया। एक दिन जब कबूतर भोजन की तलाश में था तो खेत में उसके बच्चे ने किसान को यह कहते सुना, मैं अपने पड़ोसी को कल यहाँ पर आने के लिए और फसल की कटाई शुरू करने के लिए कहूंगा। यह सुनकर कबूतर के बच्चे डर गए। जब उनकी मां लौटी तो बच्चों ने अपनी मां से किसान से सुनी हुई सारी बातें बता दी और कहा, मां, आज यहाँ हमारा आखिरी दिन है, हमें रात में यहाँ से निकलकर दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए। कबूतर ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी नहीं बच्चे, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में कोई कटाई हो पाएगी। कबूतर ने जो कहा वह सच साबित हुआ। अगले दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई भी नहीं हो सकी।
शाम को किसान खेत में आया और देखा कि खेत में फसल नहीं कटा और खेत जस का तस है। वह अपने आप से बड़बड़ाने लगा, वह नहीं आया, अब मुझे अपने रिश्तेदार से कटाई शुरू करने के लिए कहना चाहिए। चिड़िया के बच्चे ने फिर किसान की बात सुनी और डर गए। उन्होंने इसके बारे में अपनी माँ से फिर वही बात बताया। कबूतर ने अपने बच्चों से कहा, तुम लोग चिंता मत करो, हम आज रात भी नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार कल आएगा। कबूतर इस बार भी सही था। अगले दिन किसान का रिश्तेदार खेत में नहीं आया। कबूतर के बच्चे हैरान थे कि जो कुछ चल रहा है वह उनकी माँ के कहने के अनुसार ही चल रहा है। अगली शाम किसान फिर खेत में आया और खेत को जस का तस देखकर फिर बड़बड़ाने लगा। रिश्तेदार भी हाँ कहने के बाद नहीं आए। कल मैं खुद आकर फसल काटना शुरू करूंगा। कबूतर के बच्चों ने यह बात सुनी और अपनी माँ को इसके बारे में बताया। कबूतर ने कहा, बच्चों, इस खेत को छोड़ने का समय आ गया है। हम आज रात इस खेत को छोड़कर कहीं दूसरे जगह चले जाएंगे। दोनों बच्चे हैरान रह गए और अपनी माँ से पूछा, पिछली 2 बार हमारी बात कहने के बाद भी हम यहाँ से नहीं गए, लेकिन इस बार क्या है? हम आज रात क्यों जा रहे हैं माँ? कबूतर ने उत्तर दिया, बच्चों, पिछली 2 बार किसान कटाई के लिए दूसरे पर निर्भर था और उसने दूसरों को करने के लिए कहकर अपना काम छोड़ दिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस बार जब उसने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है तो वह निश्चित रूप से इसे पूरा करेगा। उसी रात कबूतर अपने दोनों बच्चों के साथ उस खेत को छोड़कर कहीं दूर अपना नया घोंसला बना लिया। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि दूसरों की मदद लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप समय पर काम शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह समय पर पूरा हो भी जाए, तो आपको उस काम की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। दूसरे भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। साथ ही साथ अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है पहले ही तो प्लीज दोबारा ना करें। धन्यवाद। बच्चे की परवरिश में मां बाप का योगदान। एक चोर को सजा सुनाते हुए जज ने उससे पूछा कि तुम्हें और कुछ कहना है? उस चोर ने जवाब दिया, जी हुजूर, मैं चाहता हूं कि मेरे माता पिता को भी मेरे साथ जेल भेजा जाए। जज ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे इस चोरी से तुम्हारे माता पिता का क्या लेना देना? चोर ने जवाब दिया, हुजूर, जब मैं छोटा बच्चा था तो एक बार स्कूल से एक पेंसिल चुरा कर लाया था। मेरे माँ बाप को यह बात पता होते हुए भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। उसके बाद मैंने एक पेन की चोरी की। मेरे माँ बाप ने इस चोरी को भी नजरअंदाज कर दिया। लगातार एक के बाद एक मैंने स्कूल और आस पड़ोस में कई चोरियां की, लेकिन मेरे माँ बाप सब जानते हुए भी इस बात के लिए ना तो कभी डांटा और ना ही कभी कोई सजा दी। इस तरह धीरे धीरे चोरी करना मेरी आदत बन गई। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है मेरे माँ बाप। इसीलिए जेल जाने के लिए जितना जिम्मेदार मैं हूं उतना वो लोग भी हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि माँ बाप को बच्चे की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां ही आगे चलकर भयंकर रूप ले लेता है और उसके बाद पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचता। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। साथ ही साथ अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है पहले ही तो प्लीज दोबारा ना करें। धन्यवाद। जैसे को तैसा। मानव नेवी में जॉब करता था। वह एक ही जहाज पर पिछले 3 साल से काम कर रहा था। वह कभी भी ड्यूटी टाइम में शराब नहीं पीता था। एक दिन वो रात की ड्यूटी में शराब पीकर नशे में धुत हो गया। जहाज के कैप्टन ने इस घटना को ऑफिशियल रजिस्टर्ड में दर्ज कर दिया और लिख दिया
कि मानव आज रात ड्यूटी पर नशे में धुत था। मानव ने यह बात रजिस्टर में पढ़ ली और वह अच्छी तरह से जानता था कि इस बात से उसके नौकरी पर क्या असर हो सकता है। इसलिए वह कैप्टन के पास गया और माफी मांगी, और कैप्टन के ऊपर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने फिर कैप्टन से कहा कि आप एक लाइन इसमें और लिख दीजिए कि ऐसा 3 साल में पहली बार हुआ है, जो कि असलियत में पूरी बात है। लेकिन कैप्टन ने साफ मना कर दिया और कहा, मैंने जो कुछ भी रजिस्टर में दर्ज किया है वह असली सच है। अगले दिन रजिस्टर भरने की बारी मानव की थी। उसने रजिस्टर में लिख दिया कि आज की रात कैप्टन ने शराब नहीं पिया है। कैप्टन जब इसे पढ़ा तो उसे गुस्सा आया और वो मानव से कहा कि इस बात को या तो वो बदल दे या इसमें पूरी बात लिखने के लिए आगे रजिस्टर में कुछ और भी लिखे, क्योंकि जो लिखा गया था उससे जाहिर होता था कि कैप्टन हर रात शराब पीता था, सिर्फ उस रात नहीं पी थी। उस पर मानव ने कैप्टन से कहा कि उसने जो कुछ भी रजिस्टर में लिखा है वही सच है। रजिस्टर में दोनों ही बातें सच लिखी गई थी, लेकिन उसमें कहीं से भी सच्चाई की झलक नहीं थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घुमा फिरा कर पेश किया गया सच भी झूठ के बराबर ही होता है। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। साथ ही साथ अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है पहले ही तो प्लीज दोबारा ना करें। धन्यवाद। तीन दोस्त और एक मछुआरा। एक बड़े तालाब में बहुत सारी मछलियां रहती थी। इन सभी मछलियों में से 3 सबसे अच्छे दोस्त थी, जो हमेशा साथ रहती थी। ये कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। एक दिन इस तालाब में एक मछुआरा आता है। बहुत सारी मछलियां देखकर वह अन्य मछुआरों को जाल डालने के लिए आमंत्रित करता है। तीनों मछलियां को मछुआरों द्वारा पकड़े जाने और मारे जाने की चिंता होती है। उनमें से बुद्धिमान मछली कहती है, हमें एक और तालाब खोजना चाहिए और जल्दी से यहां से चले जाना चाहिए। जबकि एक मछली भी इससे सहमत होती है, लेकिन तीसरी मछली को जाने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि उसे लगता है कि यह तालाब उसका घर है। वह कहती है, हमें कायरतापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, यह तालाब हमारा घर है। अन्य 2 मछलियां अपने दोस्त को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वे असफल हो जाती है। इसीलिए वे अलग होने का फैसला करती है और एक नए तालाब की तलाश में निकल जाती है। अगले दिन जब मछुआरे आते हैं तो मछली जो छोड़ने को तैयार नहीं थी पकड़ी जाती है और मर जाती है। इस कहानी से हमें यह ज्ञान मिलती है कि सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। हमेशा बड़ी तस्वीर देखें और संकट की स्थिति में अस्थायी लगाव को छोड़ दें। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। साथ ही साथ अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है पहले ही तो प्लीज दोबारा ना करें। धन्यवाद। कबूतर और मधुमक्खी। नदी के किनारे एक पेड़ था जहां मधुमक्खियों का झुंड अपना छत्ता लगाता था। वे दिन भर फूलों की भनभनाहट और शहद इकट्ठा करने में व्यस्त रहते थे। एक दिन एक मधुमक्खी को प्यास लगती है और वह नदी में पानी पीने जाती है। जैसे ही मधुमक्खी पानी पीने की कोशिश करती है, पानी की तेज लहर उसे बहा ले जाती है। मधुमक्खी डूबने लगती है। सौभाग्य से एक सुंदर कबूतर जो दूर से देख रहा था, मधुमक्खी की मदद करने के लिए सोचा। वह एक पेड़ से एक बड़ा पत्ता तोड़ता है और मधुमक्खी की ओर उड़ जाता है। कबूतर मधुमक्खी के पास पहुंचकर उस पत्ते को मधुमक्खी के पास रखता है। मधुमक्खी पत्ती पर चढ़ जाती है और थोड़ी देर बाद ही उसकी पंख सूख जाती है और उसे सुरक्षित उड़ान भरने की ताकत भी मिल जाती है। कुछ हफ्ते बाद कबूतर एक खतरनाक स्थिति में फंस जाता है। जैसे ही वह एक पेड़ की शाखा पर बैठता है, एक तीरंदाज उसे निशाना बनाना चाहते हैं। कबूतर भागने की तलाश में होता है,
लेकिन एक बड़ा बाज अपने चारों ओर मंडराता हुआ देखता है। तभी उसका नेक काम उसके पास वापस लौट आती है। मधुमक्खी तीर अंदाज को जोर से डंक मारकर उसे बचाने के लिए आती है। तब तक तीर अंदाज तीर छोड़ देता है जो कबूतर की तरफ आने वाला था, लेकिन निशाना चूकने की वजह से तीर बाज को लग जाता है और बाज मर जाता है। कबूतर सुरक्षा के साथ वहां से उड़ जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नेक किया हुआ काम हमेशा वापस आता है। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। साथ ही साथ अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है पहले ही तो प्लीज दोबारा ना करें। धन्यवाद। लालच का फल। यह एक अविश्वसनीय रूप से गर्म दिन था और एक शेर को बहुत भूख लग रही थी। वह अपनी मांद से बाहर निकला और इधर उधर अपने शिकार को खोजने के लिए निकल पड़ा। काफी समय तक खोजने के बाद उसे केवल एक छोटा खरगोश मिला। उसने खरगोश को पकड़ लिया। कुछ देर तक वह खरगोश को देखता रहा और वो झिझक रहा था कि यह छोटा सा खरगोश के खाने के बाद भी उसका पेट नहीं भर पाएगा। लेकिन उस समय उसके पास दूसरा कोई शिकार भी नहीं था। जैसे ही शेर खरगोश को मारने ही वाला था, उसने अपने रास्ते में एक हिरन को आते देखा और सोचा, इस छोटे खरगोश को खाने के बजाय मुझे उस बड़े हिरन को खाना चाहिए और उससे मेरा पेट भी भर जाएगा। यह सोचकर उसने खरगोश को वहां से जाने दिया और हिरन के पीछे उसका शिकार के लिए चला गया। थोड़ी देर तक पीछा करने के बाद ना जाने हिरन अचानक जंगल में कहीं छुप गया। शेर काफी देर तक उसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हिरन उसे अब दोबारा कहीं दिखाई नहीं दिया। शेर निराश हो गया। अब उसके पास खाने को कुछ नहीं था, क्योंकि खरगोश भी उसके समय कुछ देर पहले वहां से जा चुका था। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की तरफ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो शेर की तरह हमारे पास भी पछताने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं बचेगा। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। साथ ही साथ अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है पहले ही तो प्लीज दोबारा ना करें। धन्यवाद। अनीला का जुनून। अनीला नाम की एक छोटी लड़की थी जो काफी शर्मीली और आरक्षित थी, क्योंकि वह अपने एक पैर से लंगड़ाती थी। लेकिन उसे फुटबॉल खेलने में काफी मजा आता है। उसके दोस्तों और सहपाठियों ने फुटबॉल में उसकी रुचि के लिए अनीला का उपहास किया करते थे। इसके बावजूद वह अपने जुनून को आगे बढ़ाने और एक सफल फुटबॉल खिलाड़ी बनने के लिए प्रतिबद्ध थी। हर दिन स्कूल से लौटने के बाद अनीला जल्दी से अपना होमवर्क पूरा करती थी और फुटबॉल का अभ्यास बहुत मेहनत के साथ करती थी। अपने पैर को ठीक करने के लिए जब भी उसके पास समय मिलता था उसकी उपयोग करती थी। उसने अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। उसकी मां खेल के लिए अनीला के प्यार को समझती थी, हर समय उसका समर्थन करती थी और हौसला बढ़ाती थी। जब स्कूल में इंटर स्कूल प्रतियोगिताओं की घोषणा की जाती है, अनीला उसमें भाग लेने का फैसला करती है। जब वह चयन परीक्षणों में भाग लेती है, उस समय उसके सहपाठी एक बार फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन सभी मजाक उड़ाने वाले एक दिन चौंक जाते हैं जब अनीला अच्छा प्रदर्शन करती है और जज उसे स्कूल का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनते हैं। इतना ही नहीं, सारे मैचों में उसका प्रदर्शन सराहनीय था और उसने श्रृंखला जीतकर अपने कॉलेज का नाम ऊंचा किया था। अनीला की प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत हर उस व्यक्ति को मूक कर देती है जिसने उसका मजाक उड़ाया था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति और फोकस दूसरों के उपहास के बावजूद
हमें सही सबसे कठिन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। साथ ही साथ अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है पहले ही तो प्लीज दोबारा ना करें। धन्यवाद। दूसरों को जानने से पहले उन्हें जज ना करें। ट्रेन की खिड़की से बाहर देख एक 24 साल का लड़का चिल्लाया, पिताजी देखो पेड़ ट्रेन की तरफ हमारे पीछे पीछे आ रहा है। पिताजी मुस्कुराए, लेकिन पास बैठे एक युवा जोड़े ने 24 साल के लड़के का बच्चे जैसा व्यवहार को दया के भाव से देखा। वह लड़का अचानक फिर से चिल्लाया, पिताजी देखो बादल हमारे साथ दौड़ रहा है। वह युवा दंपति अपने आप को रोक नहीं सका और बूढ़े व्यक्ति से कहा, आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराया और बोला, मैंने इसे अच्छे डॉक्टर से दिखाया और अभी हम अस्पताल से ही आ रहे हैं। असल में मेरा बेटा जन्म से ही अंधा था। आज ही उसके आंखों का ऑपरेशन हुआ था और इसको नई आंखें लगाई गई है। यह पहली बार अपनी आंखों से बाहर की दुनिया को देख रहा है, इसीलिए यह बच्चों की तरह खुश भी हो रहा है। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर उस युवा दंपति को अपने आप से शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि उसने परिस्थिति को जाने बिना ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी थी। इस कहानी से हमें यह ज्ञान मिलती है कि लोगों को सही मायने में जानने से पहले उन्हें जज ना करें। सच्चाई आपको चौंका भी सकती है। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। साथ ही साथ अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है पहले ही तो प्लीज दोबारा ना करें। धन्यवाद। अंधी लड़की। एक अंधी लड़की थी जो अपने आप से इस कारण नफरत करती थी। एकमात्र व्यक्ति जिससे वह नफरत नहीं करती थी वह उसका प्यार करने वाला प्रेमी था, क्योंकि वह हमेशा उसके साथ था और हर समय मदद करने के लिए तैयार रहता था। लड़की ने अपने प्रेमी से कहा कि वह जब इस दुनिया को अपनी आंखों से देख पाएगी तभी वह उससे शादी करेगी। एक दिन किसी ने उसे एक जोड़ी आंखें दान कर दी। अब वह अपने प्रेमी सहित सब कुछ देख सकती थी। उसके प्रेमी ने उससे पूछा, अब जब तुम दुनिया देख सकती हो तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब उसने देखा कि उसका प्रेमी अंधा है तो लड़की चौंक गई और उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। उसके प्रेमी के आंखों में आंसू आ गए और एक पत्र उसके हाथ में देकर वह वहां से हमेशा के लिए चला गया। लड़की ने उस पत्र को पढ़ा और पढ़ने के बाद वो अपने आप से शर्मिंदा हो गई। उस पत्र में लिखा था कि बस मेरी आंखों का ख्याल रखना प्रिय, क्योंकि आज वो लड़की जो देख पा रही थी वो उसके प्रेमी के ही दिए हुए आंखें हैं, जिसने इस उम्मीद में अपनी दोनों आंखें उसको दान कर दी थी कि आंखें ठीक होने के बाद वो लड़की उससे शादी कर लेगी। और उसने उसी इंसान को धोखा दे दिया जिसने इतना बड़ा त्याग किया था, जिसकी वजह से आज वो दुनिया को देख पा रही थी। लड़की ने अपने प्रेमी को खोजने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं मिला। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हमारी परिस्थितियां बदलती है तो हमारा मन भी बदल जाता है। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। साथ ही साथ अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है पहले ही तो प्लीज दोबारा ना करें। धन्यवाद। रास्ते का पत्थर। प्राचीन काल में एक राजा था। राजा ने लोगों को परखने के लिए राजमहल के पास सड़क पर एक विशाल पत्थर रखवा दिया था। राजा छिपकर यह देख रहा था कि कोई पत्थर को रास्ते से हटाएगा या नहीं। कुछ देर बाद राजा के कुछ सबसे धनी व्यापारी और दरबारी आए
और बस उस पत्थर के चारों ओर चक्कर लगाकर चले गए। बहुत से लोगों ने राजा पर सड़कों को साफ न रखने के लिए जोर शोर से आरोप लगाया, लेकिन उनमें से किसी ने भी पत्थर को रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कोशिश नहीं किया। तभी एक किसान सब्जियों का भार लेकर आया। उस विशाल पत्थर के पास पहुंचने पर किसान ने अपना बोझ नीचे रखा और पत्थर को सड़क से बाहर धकेलने का प्रयास किया। काफी देर तक लगातार कोशिश करता रहा। आखिरकार उसे सफलता मिली और वो पत्थर को किनारा करने में सफल हो गया। जब किसान अपनी सब्जियां लेने वापस गया तो उसने देखा कि सड़क पर एक लिफाफा पड़ा था जहां पर पहले पत्थर रखा हुआ था। उस लिफाफे में कई सोने के सिक्के और राजा का लिखा एक पत्र, जिसमें लिखा गया था कि सोना उस व्यक्ति के लिए है जो सड़क से पत्थर को हटाएगा। इसीलिए वो लिफाफा लेकर किसान खुशी खुशी अपने घर आ गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमारे सामने आने वाली हर बाधा हमें अपनी परिस्थितियों को सुधारने का अवसर देती है, लेकिन आलसी सिर्फ शिकायत करते हैं, जबकि दूसरे अपने दयालु हृदय, उदारता और काम करने की इच्छा के माध्यम से अपने लिए अवसर पैदा कर लेते हैं, जैसे उस किसान ने किया था। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। साथ ही साथ अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर लिया है तो दोबारा ना करें। धन्यवाद। घटिया सोच वाले लोग। प्रयोग करने के लिए चील का एक अंडा मुर्गी के घोंसले में रखा गया था। समय आने पर अंडा फूटा और उसमें से निकला चील का बच्चा, जो खुद को चूजा मानते हुए मुर्गियों के बीच में पलने लगा। चील का बच्चा वही करता जो मुर्गी को करते देखता था। वह कूड़े में खाने के दाने ढूंढता, मुर्गे की तरह ही बांग देता और हर काम उसी के जैसे करने लगा। वह कभी भी थोड़ी सी ऊंचाई से ज्यादा उड़ नहीं पाता था, क्योंकि मुर्गी भी ऐसा नहीं करती थी। उसने एक दिन आसमान में एक चील को बड़ी शान से उड़ते देखा। उसने मुर्गी से पूछा, कौन है वो सुंदर चिड़िया? मुर्गी ने जवाब दिया, वह चील है। वह एक तेज तर्रार चिड़िया है, लेकिन तुम उसकी तरह आसमान में कभी नहीं उड़ सकते, क्योंकि तुम एक मुर्गी हो। इस तरह वह चील का बच्चा उड़ने के बारे में कभी भी सोच नहीं सका और इस बात को सच मानकर उड़ने के बारे में दोबारा उसके मन में ख्याल भी नहीं आया। वह एक मुर्गे की तरह सारा जीवन जिया और मरा भी उसी तरह। अपनी समझ और दूर की ना सोचने के अभाव में उस चील के बच्चे ने खुद को अपनी पैदाइशी गुणों से महरूम रखा। वह जीतने के लिए पैदा हुआ था, परंतु वह दिमागी रूप से हार के लिए तैयार हुआ था। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि इंसान जिस तरह के लोगों के बीच में रहेगा, उसके व्यवहार में वैसा ही परिवर्तन होगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि हमें अच्छे और कामयाब लोगों के बीच रहना चाहिए, ताकि हम भी वैसे ही बन पाएं। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। साथ ही साथ अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर लिया है तो दोबारा ना करें। धन्यवाद। जैसे को तैसा। एक किसान था जो एक बेकरी बनाने वाले को रोज 1 किलो मक्खन बेचता था। एक दिन बेकरी बनाने वाले ने यह देखने के लिए कि मक्खन तौलने का फैसला किया कि उसे सही मात्रा में मक्खन मिल भी रही है कि नहीं। तौलने के बाद उसे पता चला कि जो मक्खन वह इतने दिनों से ले रहा था उसका वजन काफी कम था। उसको लगा कि इसके चलते उसे काफी नुकसान हुआ होगा। इससे नाराज होकर वह किसान को कोर्ट में ले जाने के लिए फैसला किया। जज साहब ने किसान से पूछा कि वह मक्खन को तौलने के लिए किस प्रकार का बाट का उपयोग कर रहा है। किसान ने उत्तर दिया, जज साहब, मैं मूर्ख आदमी हूं, मेरे पास तौलने के लिए कोई बाट नहीं है,
लेकिन मेरे पास एक दूसरे तरह का बाट है जिसका मैं वजन करने के लिए उपयोग करता हूं। फिर जज साहब ने पूछा, तो फिर तुम मक्खन तोलने की जिस तरह का भी बाट उपयोग करते हो वही बताओ। किसान ने उत्तर दिया, महाराज, कुछ दिन पहले से ही इस बेकरी बनाने वाले ने मुझसे मक्खन खरीदना शुरू किया था, लेकिन मैं उससे भी काफी पहले से इससे 1 किलो के पैकेट का ब्रेड खरीद रहा था। हर रोज जब बेकरी वाला मुझे ब्रेड देता था तो मैं इसी 1 किलो के ब्रेड को बाट बना लेता था और फिर मैं मक्खन उसी बाट से तौलता था। अगर वजन कम था तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था और मैं अपने हिसाब से हमेशा सही वजन कर रहा था और ना ही मेरी कम वजन करने की कोई नीयत थी। इसका मतलब यह है कि वो मुझे काफी समय से कम वजन का ब्रेड दे रहा था और मुझे बेवकूफ बना रहा था, जिससे मुझे अब तक काफी नुकसान हो गया होगा। इसमें अगर कोई दोषी है तो वह है बेकरी वाला, इसीलिए सजा भी उसे ही मिलनी चाहिए। जज साहब ने बेकरी वाले को ही दोषी पाया। अंत में जज साहब ने बेकरी बनाने वाले को ही उचित सजा दी और किसान को नुकसान के लिए मुआवजा भी दिलवाया। बेकरी वाला किसान को सजा दिलाने आया था और उल्टा उसे ही सजा मिल गया। एक कहावत भी है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में आपको वही मिलता है जो आप देते हैं। जिंदगी में कभी भी ये कोशिश ना करें कि आप दूसरों को धोखा दें। कई बार उल्टा ये अपने ऊपर ही आ जाता है, जैसे बेकरी वाले के साथ हुआ। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। साथ ही साथ अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर लिया है तो दोबारा ना करें। धन्यवाद। हाथी की रस्सी। एक आदमी हाथी के शिविर से गुजर रहा था और उसने देखा कि हाथियों को ना तो पिंजरों में रखा जा रहा था और ना ही जंजीरों से बांध कर रखा जा रहा था। हाथी को शिविर से भागने से जो रोक रहा था वह था रस्सी का एक छोटा टुकड़ा जो उसके एक पैर में बंधा हुआ था। जब वह आदमी हाथियों को देखता था तो वह पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाता था कि हाथियों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल मामूली सी रस्सी को तोड़ने और शिविर से भागने के लिए क्यों नहीं किया, जबकि वो आसानी से ऐसा कर सकता था। लेकिन भागने के बजाय वह ऐसा करने की कोशिश भी नहीं करता है। वह आदमी इस कारण को जानने के लिए काफी उत्सुक हो रहा था और इसका उत्तर जानने के लिए वहां शिविर में जाकर उसके एक प्रशिक्षक से पूछा कि हाथी एक पतले से रस्सी के सहारे कैसे बंधा खड़ा है और वो वहां से कभी भागने की कोशिश क्यों नहीं करता है। प्रशिक्षक ने उत्तर दिया, क्योंकि जब हाथी बहुत छोटा होता है तभी से हम उसे इस रस्सी के सहारे बांधना शुरू कर देते हैं और उस उम्र में वह कोशिश जरूर करता है भागने के लिए, लेकिन उस समय वो इस रस्सी को तोड़ने में असमर्थ होता है। कुछ दिनों तक कोशिश करने के बाद वो समझ जाता है कि वो इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता और लगातार सोचने से यह बात उसके अवचेतन मन में बैठ जाता है कि वह कभी इस रस्सी को तोड़ नहीं पाएगा और इस बात को वह हमेशा के लिए स्वीकार भी कर लेता है। धीरे धीरे वह बड़ा हो जाता है, लेकिन अब तक वो रस्सी का आदी हो जाता है। रस्सी उसके जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। अब वो रस्सी तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि अभी भी उसके दिमाग में बचपन वाली बात बैठा होता है कि वह इस रस्सी को तोड़ नहीं पाएगा, जबकि वो चाहे तो अब एक झटके में ही आसानी से इस रस्सी को तोड़ सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया आपको कितना भी पीछे करने की कोशिश करे, हमेशा इस विश्वास के साथ बने रहें कि आप जो हासिल करना चाहते हैं वह संभव है। यह विश्वास करना ही कि आप सफल हो सकते हैं वास्तव में इसे प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। साथ ही साथ अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर लिया है तो दोबारा ना करें। धन्यवाद।
डर से मिली प्रेरणा। एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को पेंशन देने की एक योजना शुरू करनी चाहिए। इसको लागू करने के लिए सबकी भागीदारी जरूरी थी। सारे लोग तैयार थे उस फॉर्म पर सिग्नेचर करने के लिए, सिर्फ एक एम्प्लॉय को छोड़कर। उसका नाम था माइकल। हालांकि इस योजना से सभी लोगों को फायदा होने वाला था, लेकिन माइकल का सिग्नेचर नहीं करने से ही इसमें रुकावट हो रही थी। माइकल के सीनियर अफसरों और साथियों ने उसे काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश बेकार हो गई और वह अपने जिद पर कायम रहा। आखिर में कंपनी के मालिक ने माइकल को अपने केबिन में बुलाया और कहा, यह कागज और कलम है और तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो तुम इस पेपर पर साइन करके इस पेंशन योजना में शामिल होने के लिए तैयार हो जाओ, या फिर तुम्हें इसी वक्त मैं नौकरी से निकाल दूं। माइकल ने बिना कुछ पूछे चुपचाप उस पेपर पर साइन कर दिया। इसके बाद मालिक ने माइकल से जानना चाहा कि उसने इस फॉर्म पर पहले सिग्नेचर क्यों नहीं किया। माइकल ने जवाब दिया, उसे इस योजना को पहले इतने अच्छे तरीके से किसी ने समझाया ही नहीं था। इस कहानी से हमें यह ज्ञान मिलता है कि कई बार मोटिवेशन हमें डर के कारण भी मिलती है, और डर से पैदा हुई प्रेरणा के कुछ फायदे भी हैं। जैसे इससे काम जल्दी पूरे होते हैं, इसका असर तुरंत होता है, उस समय के लिए आदमी की कार्य करने की और डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। साथ ही साथ अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर लिया है तो दोबारा ना करें। धन्यवाद। बंदरों की कहानी। बंदर पकड़ने वाले बंदर पकड़ने के लिए एक बक्से का इस्तेमाल करते हैं, जो ऊपर से बस इतना ही खुला होता है कि बंदर का सिर्फ हाथ अंदर घुस सके। वो जो बक्से का इस्तेमाल करते हैं उसमें मूंगफलियां भरी होती है। बंदर मूंगफलियां हाथ में भर लेता है और इस प्रकार उसका हाथ मुट्ठी बन जाता है। उसके बाद बंदर अपने हाथ को निकालने में की कोशिश करता है, लेकिन निकाल नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ इतनी जगह थी कि उसका सिर्फ हाथ ही निकल पाए, बंद मुट्ठी नहीं। अब यह बंदर का फैसला है कि या तो वह मूंगफली के लालच छोड़ दे और अपना हाथ निकालकर आजाद हो जाए, या फिर मूंगफली की लालच में मुट्ठी बंद रखे और आसानी से पकड़ा जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बंदर ने क्या डिसीजन लिया होगा। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक अंदाज लगाया। वह मूंगफली की लालच में मुट्ठी नहीं खोलता और आसानी से पकड़ा जाता है। हमारा सोच भी इन बंदरों से अलग नहीं है। हम सब किसी न किसी लालच में अटक जाते हैं, जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक लेता है। हमें लालच से हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। साथ ही साथ अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर लिया है तो दोबारा ना करें। धन्यवाद। दो सगे भाइयों की कहानी। यह कहानी दो भाइयों की है। इनमें से एक भाई नशे और शराब का आदी था, जो अक्सर अपने परिवार वालों को मारता पीटता था। इसी कारण समाज में ना कोई उसे पूछता था और ना ही कोई उसकी इज्जत करता था। साथ ही उसके परिवार वाले भी उससे हमेशा दुखी रहते थे। जबकि इसके विपरीत दूसरा भाई एक कामयाब बिजनेसमैन था और समाज में उसकी काफी इज्जत थी। उसका परिवार भी बेहद खुशी और सुखी था। लोग जानना चाहते थे कि एक ही माँ बाप की संतान होने और एक ही माहौल में पलने के बावजूद
इन दोनों भाइयों के स्वभाव में इतना फर्क क्यों है? पहले भाई से लोगों ने यह बात पूछी, तुम ऐसे काम क्यों करते हो? तुम नशे क्यों करते हो और शराब क्यों पीते हो और परिवार वालों को भी पीटते हो? यह प्रेरणा तुम्हें कहां से मिली है? उसने जवाब दिया, मेरे बाप से। जब उन्होंने पूछा, तुम्हारे बाप से? यह कैसे? तो उसने जवाब दिया, मेरा बाप नशेबाज और शराबी था और नशे में परिवार वालों को पीटता था। ऐसे हालात में आप मुझसे क्या उम्मीद करते हो? मैं बिल्कुल अपने पिताजी पर गया हूं। वही लोग फिर दूसरे भाई के पास गए और उससे भी वही सवाल पूछा और कहा, आप हर काम सही कैसे कर रहे हो? आपको यह प्रेरणा कहां से मिलती है? दूसरा भाई ने जवाब दिया, मेरे पिताजी से। जब मैं छोटा था और अपने पिताजी को शराब पीकर हर गलत काम करते, मारते पीटते देखता था, तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा और मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा ही किया। मुझे नशा, शराब और हर गलत काम से नफरत होती है और यही कारण है कि मैं अपने हर सपने को आज पूरा करने में कामयाब रहा हूं। अब प्रश्न यहां यह उठता है कि दोनों भाई अपनी शक्ति और प्रेरणा एक ही जगह से पा रहे थे, लेकिन एक ने गलत रूप से अपनाया तो दूसरे ने सही रूप से। नकारात्मक प्रेरणा हमें आसान रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित करती है, जो कि आखिर में हमारे लिए मुश्किल रास्ता बन जाता है और वहीं इससे हमारी जिंदगी तबाह हो जाती है। इसीलिए अपनी जिंदगी में हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, जो अपनाने में थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन इससे भविष्य में हर लक्ष्य आसान हो जाता है। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। साथ ही साथ अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर लिया है तो दोबारा ना करें। धन्यवाद। अपनी बुद्धि को और तेज करें। करतार नाम का एक लकड़हारा 5 साल से एक कंपनी के लिए काम कर रहा था। इन 5 सालों में उसकी सैलरी एक बार भी नहीं बढ़ी थी। उधर एक नए लकड़हारे संदीप की 1 साल के अंदर में ही तरक्की हो गई। यह बात सुनकर करतार को बहुत बुरा लगा और बात करने के लिए वह अपने मालिक के पास जा पहुंचा। मालिक ने जवाब दिया, तुम आज भी उतने ही पेड़ काट रहे हो जितने कि तुम 5 साल पहले काटा करते थे। हम अपनी कंपनी में अच्छे से अच्छा काम चाहते हैं। अगर तुम्हारे प्रोडक्शन की क्षमता भी बढ़ जाए तो तुम्हारी सैलरी बढ़ाने में हमें खुशी होगी। करतार वापस चला गया और पेड़ों की कटाई करने में खूब जोर शोर से मेहनत करना शुरू कर दिया। इसके बावजूद भी वह ज्यादा पेड़ नहीं काट पाया। निराश होकर एक दिन उसने अपनी परेशानी अपने मालिक को बताई। मालिक ने करतार को संदीप के पास जाने की सलाह दी और कहा, हो सकता है संदीप को कुछ मालूम हो जो हमें और तुम्हें मालूम ना हो। अब करतार संदीप के पास गया और उससे पूछा कि वह उतने ही समय में ज्यादा पेड़ कैसे काट पाता है। संदीप ने जवाब दिया, हर पेड़ को काटने के बाद मैं 2 से 3 मिनट अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाता हूं। अब तुम बताओ कि तुमने आखिरी बार अपने कुल्हाड़ी की धार कब तेज की थी? संदीप को इसी सवाल ने करतार की आंखें खोल दी और साथ ही उसको अपना जवाब भी मिल गया। इस कहानी से निष्कर्ष यह निकलता है कि हमारे बीते हुए कल का गौरव और शिक्षा से हमें हमेशा काम नहीं चलता। हमें अपने ज्ञान की धार को लगातार तेज करते रहना पड़ेगा। इसी से हम सफलता हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। साथ ही साथ अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर लिया है तो दोबारा ना करें। धन्यवाद। डेविड और गोलियत। एक राक्षस था जो गांव के बच्चे को डराता, धमकाता और परेशान करता था। एक दिन 17 साल का एक गरड़िया अपने भाइयों से मिलने आया और पूछा कि तुम लोग राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो?
तुम सारे गांव वाले एक साथ मिलकर उस पर अटैक करो तो उसे आसानी से मार सकते हो। उसका भाई बिल्कुल डरा हुआ था। उसने जवाब दिया, क्या तुमने देखा है कि वो कितना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता है? तब डेविड ने जवाब दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वह इतना बड़ा है कि उसे हम मार नहीं सकते, बल्कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारो तो हमारा निशान चूक नहीं सकता। वास्तव में डेविड ने गुलेल से ही राक्षस को मार गिराया। राक्षस वही था, लेकिन उसके बारे में डेविड का नजरिया अलग था। हमारा नजरिया इस बात को तय करता है कि हम हार को किस तरह से देखते हैं। सकारात्मक सोच वालों के लिए हार सफलता की एक सीढ़ी हो सकती है, वहीं नकारात्मक सोच वालों के लिए ये रास्ते की बाधा हो सकती है। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। साथ ही साथ अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है पहले ही तो प्लीज दोबारा ना करें। धन्यवाद। हर सफलता की कहानी एक बड़ी असफलता की कहानी भी होती है। मैं आपको एक आदमी की जिंदगी का कहानी सुनाता हूं। यह आदमी 21 साल के उम्र में व्यापार में असफल हुआ था। 22 साल की उम्र में एक चुनाव में खड़ा हुआ और हार भी गया। 24 की उम्र में एक बार फिर उसने व्यापार में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की और फिर असफलता हाथ लगी। 26 की उम्र में उसकी पत्नी का डेथ हो गया और इसके वजह से 27 वर्ष की उम्र में वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। 34 वर्ष की उम्र में फिर इलेक्शन में खड़ा हुआ और अमेरिकी कांग्रेस का चुनाव हार गया। फिर 45 वर्ष की उम्र में अमेरिकी सीनेट का चुनाव हारा। 47 वर्ष की उम्र में अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनने के प्रयास में भी असफल रहा। फिर 49 वर्ष की उम्र में एक बार फिर सीनेट का चुनाव लड़ा और हार गया। जिंदगी में इतनी असफलता के बाद भी 52 वर्ष की उम्र में वह अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। क्या आप इनका नाम जानना चाहेंगे? जी हाँ, ये कोई और नहीं, इस महान पुरुष का नाम था अब्राहम लिंकन। अगर ये असफलता से हार जाते तो कभी अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन पाते। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हर सफलता के पीछे एक असफलता की कहानी शुरू होती है, लेकिन हम हर सफल आदमी की सिर्फ कामयाबी को हमेशा देखते हैं, उसके पीछे के संघर्ष और नाकामयाबी को कभी नहीं देखते। हमेशा सफल आदमी की पूरी जीवनी पढ़ने या समझने की कोशिश करना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। साथ ही साथ अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है पहले ही तो प्लीज दोबारा ना करें। धन्यवाद। KFC की कहानी। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स का जन्म 1890 में अमेरिका के इंडियाना में हेनरीविले में हुआ था। 6 साल की उम्र में ही उनके पिता की मौत हो गई। घर के हालात खराब हुए तो मां एक फैक्ट्री में काम करने लगी और सैंडर्स अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करते थे। महज 7 साल की उम्र में ही उन्होंने अच्छा खाना पकाना सीख लिया था। 12 साल की उम्र में उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली और उनके सौतेले पिता को सैंडर्स पसंद नहीं थे, जिसके चलते वह अपनी आंटी के पास रहने लगे और एक फार्म में काम करने लगे। सैंडर्स उस वक्त 7वीं कक्षा में पढ़ते थे तो उन्होंने 7वीं में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद वह तमाम तरह के काम करते रहे। सेना में भर्ती हुए लेकिन वहां से निकाल दिए गए। कुछ वक्त रेलवे में काम किया। करीब 19 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली। रेलवे में काम करते हुए कुछ विवाद के चलते उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी, जिसके बाद उनकी पत्नी भी बच्चों को लेकर उनसे अलग हो गई। 65 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स के पास एक पुरानी कार और सोशल सिक्योरिटी से प्राप्त सिर्फ $100 थे। उन्होंने इतने पैसे से ही कुछ करने की सोची।
उन्हें माँ की सिखाई चिकन की रेसिपी याद थी और उसे वे बेचने निकले। उन्होंने लगभग 1000 दरवाजे खटखटाए, तब कहीं जाकर उन्हें एक खरीदार मिला। आज वो दुनिया भर में केंटकी फ्राइड चिकन KFC के नाम से मशहूर है। कर्नल सैंडर्स की मौत 1890 में 90 साल की उम्र में हुई। आज कर्नल सैंडर्स दुनिया में नहीं है, लेकिन KFC पर खास दाढ़ी और वेस्टर्न टाई के साथ उनका चेहरा आज भी KFC का चिकन खाने वालों को उन्हें भूलने नहीं देता। आज के वक्त में KFC के 150 से भी अधिक देशों में 22,000 से भी अधिक स्टोर हैं। हम में से अधिकतर लोग 1, 2 या 10 कोशिश के बाद हार मान लेते हैं, लेकिन कामयाबी जरूरी नहीं है कि आपको 1, 2 कोशिश में ही मिल जाए। उसके लिए आपको लगातार कोशिश और संघर्ष करने की जरूरत है। इसके ऊपर एक कहावत भी है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। साथ ही साथ अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है पहले ही तो प्लीज दोबारा ना करें। धन्यवाद। वॉल्ट डिज्नी की कहानी। दुनिया की पहली एनिमेटेड फिल्म के निर्माता और दुनिया में सबसे प्रसिद्ध मोशन पिक्चर निर्माता में से एक मिकी माउस के निर्माता और आवाज थे वॉल्ट डिज्नी। डिज्नी का जन्म 5 दिसंबर 1901 को इलिनॉइस के हार्मोसा में हुआ था। वह 5 भाई बहनों में से एक थे। उनका परिवार इतना गरीब था कि उन्हें एक दिन में 1300 अखबार बांटने पड़ते थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने चित्र बनाना और रंगना शुरू कर दिया था और चित्र को अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को बेचना शुरू कर दिया। 19 साल की उम्र में वॉल्ट ने अपनी खुद की एनिमेशन कंपनी शुरू की, लेकिन वह एक भी कार्टून बेचने में नाकामयाब रहे और उनकी कंपनी दिवालिया हो गई। इनके कार्टूनों को बहुत से एडिटर्स ने घटिया बताकर वापस लौटा दिया था। एक बार एक चर्च अधिकारी ने उन्हें कार्टून बनाने का काम दिया। डिज्नी चर्च के पास चूहों से भरे एक छोटे से कमरे में बैठकर अपना काम करते थे। एक नन्हे चूहे को देखकर उन्हें कुछ नया करने को सूझी और यहीं से मिक्की माउस की शुरुआत हुई। उन्होंने 1939 में बर्बैंक में वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो खोला। 1955 में उन्होंने डिज्नीलैंड थीम पार्क खोला, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। एनिमेशन के स्वर्ण युग का श्रेय उनकी कड़ी मेहनत और रचनात्मकता को ही जाता है। 1966 में उन्होंने फेफड़ों के कैंसर के कारण इस दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने दुनिया भर के बच्चों को मनोरंजन का बहुत बड़ा तोहफा दिया, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। इस कहानी से हमें यह ज्ञान मिलता है कि सफल व्यक्ति कोई महान काम नहीं करते, बल्कि वे छोटे कामों को ही महान ढंग से करते हैं और संघर्ष तब तक करते हैं जब तक कि उन्हें सफलता न मिल जाए। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। साथ ही साथ अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है पहले ही तो प्लीज दोबारा ना करें। धन्यवाद।